Hi students, goodbye. You are most welcome in online classes. You are with श्याम सुंदर सर. Dear students, today we shall study conjunctions. प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में conjunctions यानी संयोजक पढ़ने जा रहे हैं. स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि conjunctions है क्या. हमने पढ़ा था कि conjunctions are those words which joins words और सेंटेंस टूगेदर. कि कंजंक्शंस वे शब्द होते हैं जो किसी यानी दो सेंटेंसेस को या दो वर्ड्स यानी शब्दों को आपस में जोड़ते हैं. यानी कंजंक्शंस वह शब्द होता है जो एक सेतु का काम करता है, एक पुल का काम करता है, क्योंकि आपस में क्या करते हैं, दो वाक्यों के सेंटेंसेस में जोड़ते हैं. और हमने पहले वीडियो में ये भी पढ़ा था कि काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस, कि कंजंक्शंस के दो प्रकार होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. तो जैसा कि हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है हमने पहले वीडियो में पढ़ लिया था, और तो आज हम पढ़ेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में कि आखिर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है क्या और इसके अंतर्गत कौन कौन से कंजंक्शंस आते हैं और इसके काइंड्स क्या होते हैं, ये पढ़ेंगे. तो स्टूडेंट्स, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का मतलब होता है आश्रित संयोजक, क्योंकि इसमें जो दो हमारा सेंटेंसेस होता है दो भागों में बटा होता है. एक तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में बटा होता है और एक प्रिंसिपल क्लॉज पर बटा होता है. तो जो प्रिंसिपल क्लॉज से जुड़ा हुआ सेंटेंस होता है वो सबऑर्डिनेट हमारा सेंटेंस होता है, क्लॉज का सेंटेंस होता है. वो आश्रित होता है प्रिंसिपल क्लॉज पर, यानी मुख्य जो हमारा वाक्य होता है, मुख्य सेंटेंस होता है, वो आश्रित वाक्य यानी सबऑर्डिनेट जो हमारा सेंटेंस होता है आश्रित होता है, जो उस पर जुड़ा होता है कंजंक्शन के माध्यम से. तो देखें क्या है. तो आश्रित संयोजक वे कंजंक्शंस जो दो ऐसे वाक्यों को जोड़ते हैं जिसमें दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर आश्रित होता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहलाते हैं. इसके अंतर्गत इफ, बिकॉज, सिंस, आफ्टर, सो दैट, लेस्ट, अनलेस, until, although, as if, till, as soon as, इस तरह के संयोजक आते हैं. और भी इसके अंतर्गत अभी संयोजक है जो हम अभी डिटेल से आगे पढ़ेंगे और देखें कि आखिर कैसे सेंटेंस जोड़ता है संयोजक से. देखें, जैसे एग्जाम्पल लिखी हुई हमारे फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा है आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, बिकॉज क्योंकि, आई वॉन्ट टू रीड. अब देखें ये सेंटेंस हमारा कैसे बिकॉज से जोड़ा गया है ना, एक सेतु का काम कर रहा है. इस तरह से हमारा जो आगे का सेंटेंस हम बताएंगे अभी आगे इसमें कि हमारा प्रिंसिपल क्लॉज कौन है और सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन है. दूसरा सेंटेंस देखें, जैसे वी ईट सो दैट, यानी हम खाते हैं, सो दैट जिससे या ताकि, वी में लिव हम जीवित रह सके. देखें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में देखें कि आखिर किस तरह से कौन हमारा प्रिंसिपल क्लॉज का सेंटेंस है और कौन सबऑर्डिनेट क्लॉज का सेंटेंस होता है. देखें, आई गो टू स्कूल बिकॉज आई वॉन्ट टू रीड. ये सेंटेंस हमारे स्टूडेंट्स है. इसे देखें, ये सेंटेंस हमारा दो भागों में बटा हुआ है. जैसे आई गो टू स्कूल, यहां से यहां तक का जो सेंटेंस है इसे बोलेंगे प्रिंसिपल क्लॉज, अर्थात ये मुख्य वाक्य. इसके बाद आई वॉन्ट टू रीड, ये जो सेंटेंस है इसे हम बोलेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज, आश्रित वाक्य या उपवाक्य बोलेंगे. आखिर प्रिंसिपल क्लॉज अपने आप में पूर्ण होता है, अर्थात ऐसा सेंटेंस जो अपने आप में यानी पूर्ण होता है उसे बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज. और सबऑर्डिनेट क्लॉज जो मुख्य यानी प्रिंसिपल क्लॉज पर टिका हुआ सेंटेंस होता है या आश्रित सेंटेंस होता है, इसलिए इसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज या आश्रित उपवाक्य, क्योंकि ये प्रिंसिपल क्लॉज पर ही टिका हुआ सेंटेंस होता है. और इस तरह से हमारा मध्य में क्या लगा हुआ है, एक कंजंक्शन बिकॉज. तो इस तरह से हमारा सेंटेंस दो भागों में बटा होता है, यानी इसमें कि एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज. अब हम देखेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज कंजंक्शंस के आखिर कितने प्रकार होते हैं, इसको कितने भागों में बांटा गया है. आप देखेंगे स्टूडेंट्स कि सबऑर्डिनेटेड कंजंक्शंस को हम कितने भागों में बांटा गया है ना, कितने भागों में डिवाइड किया गया है. देखें, इसे 8 भागों में डिवाइड किया गया है. इसके जो कंजंक्शंस होते हैं, ठीक है, सबके अलग अलग होते हैं
और क्या कंडीशंस दिखाते हैं उस हिसाब से देखेंगे, क्योंकि इनकी कंडीशंस के हिसाब से इनको यूज करते हैं। जैसे पहला हमारा है कंजंक्शंस ऑफ टाइम, समय सूचक संयोजक, और नेक्स्ट है कंजंक्शन ऑफ रीजन, कारण सूचक संयोजक, कंजंक्शन ऑफ पर्पज, उद्देश्य सूचक संयोजक, और चौथा है कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट यानी परिणाम सूचक संयोजक। नेक्स्ट देखें कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन, तुलना सूचक संयोजक, और छठवां देखेंगे कंजंक्शन ऑफ कंडीशन यानी शर्त सूचक संयोजक, और नेक्स्ट कंजंक्शन ऑफ मैनर यानी ढंग या तरीका दर्शाने वाले क्या होते हैं, संयोजक होते हैं, जो एक मैनर को दिखाते हैं, एक तरीके को दिखाते हैं। और अंतिम हमारा है कंजंक्शन ऑफ कंट्रास्ट या कंसेशन, इसे अंतर या विरोध सूचक संयोजक होते हैं। तो स्टूडेंट्स इन कंजंक्शंस को हम एक एक डिटेल पढ़ेंगे कि किसके अंतर्गत आखिर कौन कौन से कंजंक्शन होते हैं और कैसे इनको यूज करना, विद एग्जाम्पल देखेंगे हम। कंजंक्शन ऑफ टाइम यानी समय सूचक संयोजक, स्टूडेंट्स इसके अंतर्गत देखेंगे कौन कौन से कंजंक्शंस आते हैं। इन कंजंक्शंस के प्रयोग से सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी आश्रित उपवाक्य द्वारा प्रिंसिपल क्लॉज के समय यानी टाइम का बोध होता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित कंजंक्शंस आते हैं, यानी ये वो कंजंक्शंस होते हैं जिससे एक समय का बोध होता है। जैसे देखें कौन कौन से कंजंक्शंस होते हैं इसमें, जैसे व्हेन जब, व्हेन एवर जब कभी, टिल तक, बिफोर पहले, आफ्टर बाद में, व्हाइल जबकि, एज सून एज जैसे ही या ज्यों ही। इसका प्रयोग स्टूडेंट सेंटेंस के प्रारंभ में हम करते हैं और तो या तब लगा करके कॉमा लगा देते हैं, तो वहां पर तो तब का अर्थ निकलता है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। आई डू नॉट नो व्हेन ही केम, यानी मैं नहीं जानता हूं व्हेन ही केम, वह कब आया। तो देखिए समय बता रहा है, इसका अर्थ कब भी होता है और जब भी होता है ना। इस तरह से नेक्स्ट है एज सुन एज ही सा ए स्नेक, यानी जैसे ही उसने एक सर्प देखा, कॉमा वैसे ही, यहाँ कॉमा में वैसे ही या त्यों ही का अर्थ छिपा रहता है, यहाँ देन का प्रयोग नहीं करते। ही रैन अवे, वह भागा। इस तरह से वेट टिल ही कम्स, यानी प्रतीक्षा करें जब तक वह आता है। नेक्स्ट है कंजंक्शंस ऑफ रीजन, यानी इसके अंतर्गत ऐसे कंजंक्शंस होंगे जो आपके यानी इसमें कारण को बताएंगे, सेंटेंस को यानी कॉज को बताते हैं, इसलिए इनको कहा गया कारण सूचक संयोजक। देखें एक कंजंक्शंस कारण सूचक संयोजक यानी सब ऑर्डिनेट क्लॉज यानी आश्रित उपवाक्य के द्वारा प्रिंसिपल क्लॉज के कारण का बोध होता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित कंजंक्शंस आते हैं। देखें कौन कौन से कंजंक्शंस है जो हमारी रीजन को शो करते हैं। बिकॉज क्योंकि, दैट की, सिंस क्यों या चूंकि, एज क्योंकि, व्हाई की क्यों। एग्जाम्पल देखेंगे तो हमारा क्लियर हो जाएगा। आई कैन नॉट टेक टी, मैं चाय नहीं ले सकता हूं, बिकॉज क्योंकि, इट इज वेरी हॉट, यह बहुत गर्म है। डू नॉट आर्गू एज सी इज योर मदर, यानी बहस मत करें, आर्गुमेंट बहस या तर्क, तर्क मत करें या बहस मत करें। एज क्योंकि, सी इज योर मदर, क्योंकि वह आपकी माँ है। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूं, व्हाई ही डिड नॉट कम, कि वह क्यों नहीं आया। एवरीबडी नोज, सब कोई जानता है, दैट की ही इज ए थीफ, वह एक चोर है। स्टूडेंट्स ये सारे कंजंक्शंस हमें यानी रीजन को दिखाते हैं हमें। कंजंक्शंस ऑफ पर्पज यानी उद्देश्य सूचक संयोजक, इन कंजंक्शंस के प्रयोग से सबऑर्डिनेट क्लॉज द्वारा प्रिंसिपल क्लॉज के उद्देश्य यानी पर्पज का बोध होता है। इसके साथ निम्न कंजंक्शन आते हैं। देखिए आखिर इनमें कौन कौन से हमारे संयोजक आते हैं, जैसे सो दैट ताकि,
इन ऑर्डर दैट के उद्देश्य से, या के लिए भी इसका अर्थ होता है, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो, और ये नेगेटिव अर्थ इसका होता है, इसलिए इस कंजंक्शन के प्रयोग के बाद कभी नॉट का प्रयोग नहीं करते, और इसके साथ में शुड सहायक क्रिया हमेशा लगती है। देखें स्टूडेंट्स, क्लियर हो जाएगा। जैसे हेमेश रीड्स डेली सो दैट, हेमेश प्रतिदिन पढ़ता, सो दैट ताकि, ही माइट पास वह उत्तीर्ण हो सके, ही फ्लैटर्स हिज बॉस वह अपनी बॉस की क्या करता है, फ्लैटर्स करता है, चापलूसी करता है, इन ऑर्डर दैट किसके उद्देश्य से, किसके लिए, ही गेट्स प्रमोशन जिससे उसका प्रमोशन मिल सके, रीड डेली प्रतिदिन पढ़ें, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो, यू शुड फेल आप अनुत्तीर्ण हो जाएं। देखें लेस्ट आया, इसका निगेटिव अर्थ है, इसके बाद कभी नॉट का प्रयोग नहीं होता, और लेस्ट के बाद देखिए सहायक क्रिया हमारी क्या यूज हुई है, शुड यूज हुई है। नेक्स्ट है कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट। ये परिणाम सूचक संयोजक होते हैं क्योंकि हमें एक रिजल्ट बताते हैं। देखें इन कंजंक्शंस के प्रयोग से प्रिंसिपल क्लॉज के परिणाम को सबऑर्डिनेट क्लॉज के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इसके अंतर्गत निम्न कंजंक्शंस आते हैं, जैसे दैट, की, सो दैट, है ना। यहाँ सो अलग होगा, इतना और जितने के अर्थ में भी यूज होता है, ताकि के अर्थ में यूज नहीं होगा यहाँ पर। जैसे आई एम सो ओल्ड मैं इतना बूढ़ा हूं, दैट की, आई कैन नॉट वर्क हार्ड मैं कठिन परिश्रम नहीं कर सकता हूं, ही इज सो पुअर वह इतना अधिक गरीब है, दैट की, ही कैन नॉट बाय द बुक्स वह किताबों को नहीं खरीद सकता है। इस तरह से हमारा सो दैट का इस तरह से यूज होता है। नेक्स्ट है कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन, यानी तुलना सूचक संयोजक, क्योंकि इसमें तुलना दिखाई जाती है। इस कंजंक्शंस के द्वारा प्रिंसिपल क्लॉज की सबऑर्डिनेट क्लॉज से तुलना यानी कंपैरिजन प्रदर्शित की जाती है। इसके अंतर्गत निम्न कंजंक्शंस आते हैं, जैसे एज एज। एज एज का अर्थ होता है इतना जितना या इतनी जितनी, लेकिन ये अफर्मेटिव में यूज होता है, यानी अगर नॉट लगा हमारे सेंटेंस में तो एज एज का प्रयोग कभी नहीं कर सकते, और अगर नॉट है तो इसी तरह अर्थ होता है सो एज यूज करेंगे। सो एज इतना जितना या इतनी जितनी, निगेटिव में प्रयोग होता है इसका। देन से या अपेक्षाकृत एक कंपैरेटिव डिग्री को शो करता है ना, तुलनात्मक वाक्यों में। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा हमारा। जैसे विजय इज टालर देन हिज फ्रेंड, विजय अपने मित्र से क्या है, अधिक लंबा है। देखिए कंपेयर की गई है, इसलिए टालर लगाना पड़ा, कंपैरेटिव डिग्री, और देन है। राधा इज एज जेंटल राधा इतनी यानी सज्जन है, एज सुधा जितनी सुधा। देखिए इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ तो एज एज इतना जितना के लिए यूज हुआ, और नेगेटिव होगा तो अर्थ तो यही रहेगा, लेकिन सो एज होगा। जैसे ही इज नॉट सो टाल वह इतना लंबा नहीं है, एज आई जितना मैं। देखे किस तरह नेगेटिव के लिए सो एज का प्रयोग हुआ है। कंजंक्शन ऑफ कंडीशन यानी शर्त सूचक संयोजक। देखें इन कंजंक्शंस के द्वारा वाक्यों में शर्त यानी कंडीशन को दिखाया जाता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित कंजंक्शंस आती हैं। देखें कौन कौन सी आती है स्टूडेंट्स। जैसे इफ यदि, यह इसका अर्थ होता अगर। इसके साथ तो तब के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, कॉमा का प्रयोग करेंगे, कभी देन का प्रयोग नहीं होता है इसके साथ। अनलेस इसका अर्थ होता है जब तक ना, या जब तक कि नहीं। जब इसका प्रयोग हो जाता है तो अभी नॉट का प्रयोग नहीं होता। क्यों, क्योंकि अनलेस का अर्थ स्वयं में क्या होता है, नेगेटिव होता है। एग्जाम्पल देखेंगे, इफ यू कम टू मी आई शैल हेल्प यू, यानी यदि तुम मेरे पास आते तो आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करता। देखिए यहाँ तो तब का अर्थ निकला, कॉमा लगाया गया है, देन नहीं लगाएंगे कभी भी। आई विल नॉट कम अनलेस आई एम अराइव्ड, है ना। कहते हैं आई विल नॉट कम आई एम नॉट अराइव्ड। अराइव्ड न करके यहाँ स्टूडेंट्स हम इनवाइट कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। इनवाइट देखें, जैसे आई शैल नॉट कम यानी मैं नहीं आऊंगा, अनलेस जब तक कि आई एम, ठीक है, इनवाइटेड, जब तक कि मुझे क्या नहीं किया जाएगा, आमंत्रित
नहीं किया जाएगा। देखिए इसका अर्थ यहाँ निगेटिव निकला है ना, आई शैल नॉट कम। पहला सेंटेंस में इसलिए नॉट लग गया क्योंकि भाई अनलेस का प्रयोग नहीं हुआ उस तरफ। जब अनलेस के बाद का जो सेंटेंस होता है उसमें नॉट नहीं लगाते, लेकिन अर्थ भी हमारा नेगेटिव निकलता है। जैसे देखें, आई शैल नॉट कम अनलेस, आई शैल नॉट कम, ठीक, मैं नहीं आऊंगा, अनलेस यानी जब तक कि नहीं, है ना, नहीं में अर्थ निकालेंगे, आई एम इनवाइटेड, जब तक मुझे आमंत्रित नहीं किया गया जाएगा, है ना, इस तरह जब तक मैं इनवाइटेड नहीं किया जाऊंगा, जब तक मैं नहीं आऊंगा। अनलेस यू टेल द ट्रुथ यू विल बी पनिश्ड, है। देखिए जब इसमें देखो अनलेस का प्रयोग हुआ तो यहाँ नॉट का प्रयोग नहीं हो सकता। अनलेस यू विल टेल द ट्रुथ, जब तक आप सत्य नहीं बताएंगे, यू विल बी पनिश्ड, आपको दंडित किया जाएगा। कंजंक्शन ऑफ मैनर यानी ढंग दर्शाने वाले संयोजक, ये हमारे संयोजक ऐसे होते हैं जो एक मैनर को दिखाते हैं, एक तरीके को दिखाते हैं, है ना। इन कंजंक्शंस का प्रयोग प्रिंसिपल क्लॉज में सब्जेक्ट के ढंग यानी मैनर को दर्शाने के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित, ठीक है, कंजंक्शंस आते हैं, जैसे एज इफ, जैसे की या मानो की। और अगर हम एज इफ का प्रयोग करते हैं तो इसके बाद हमारा जो सेंटेंस होगा यानी उसके साथ में जो सहायक क्रिया होगी वो हमेशा वर ही लगती है, और वर लगाएंगे चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल। इस चीज को याद रखना है स्टूडेंट्स। अकॉर्डिंग टू के अनुसार, सो फार एज जहां तक, एज जैसा की, है ना। एग्जाम्पल देखें, सी डिड एज सी वाज आस्क्ड, यानी उसने वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया था। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार, ही इज द विनर, वह कौन है, विनर है, विजेता है। ही लुक्स, वह ऐसे, देखना, ही लुक्स एज इफ, वह ऐसे दिखता है जैसे कि, एज इफ ही वर आ मेड, देखो सिंगुलर करता है हमारा, फिर भी वर लगाया यहाँ पर, है ना, क्योंकि एज इफ के साथ में हमेशा वर सहायक क्रिया लगती है, ही वर आ मेड। नेक्स्ट है हमारा ला, अंतिम है, और देखें कंजंक्शन ऑफ कंसेशन या कंट्रास्ट, यानी रियायत या छूट या विरोध करने वाले हमारे जो संयोजक होते हैं उनको देखेंगे। इसके अंतर्गत दो, यद्यपि और आल्दो, इसका अर्थ भी यद्यपि होता है, यानी दोनों का अर्थ एक ही है। यद्यपि इसके साथ तथापि या तो भी के लिए क्या लगाएंगे, हमेशा कॉमा लगाते हैं, कभी देन का प्रयोग नहीं होता है। आल्दो के साथ एट भी लग जाता है, YET, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल, आल्दो और चाहे दो में से कोई एक लगा सकते हैं, यहाँ दोनों लगा कर दिखा दिए गए हैं सेंटेंस में। आल्दो यू आर पुअर, या अद्यपि आप गरीब हैं, यू आर हैप्पी, है ना, फिर भी आप क्या हैं, खुश है। यहाँ कॉमा में किसका अर्थ छुपा हुआ है, फिर भी का छुपा है, या तो भी का अर्थ छुपा है। नेक्स्ट है आल्दो यद्यपि ही इज पुअर, वह गरीब है, कॉमा फिर भी या तो भी का अर्थ निकलेगा यहाँ, ही इज ऑनेस्ट, वो क्या है, ईमानदार है। तो स्टूडेंट्स आज का ये हमारा एक कंजंक्शंस का जो चैप्टर था, ये 2 वीडियो में हमारा समाप्त हो गया है। स्टूडेंट्स आशा है, आई होप कि आपको ये कंजंक्शंस का जो चैप्टर पसंद आया होगा और आपकी स्टडी के लिए मददगार होगा। अगर आपको ये लगता कि वास्तव में ये हमारे लिए यानी मेहनत से बनाया गया वीडियो, तो आप इसको यानी लाइक करें, है ना, सब्सक्राइब करें और दूसरों तक शेयर करें, जिससे कि हमारे दूसरे जो दोस्त हैं उनको भी इसका लाभ मिल सके। थैंक्स।